नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी पेडागोजी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, क्या आप सीटेट जनवरी की तैयारी सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़बरदस्त क्लास होगी। अभी से आप लोग तैयारी को शुरू कर दीजिए। जिनका 1-2 नंबर रुक गया था या फिर जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, वो अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक चीज़ मत समझिएगा कि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 1 महीना रह जाएगा तभी हम पढ़ेंगे। तो समय कुछ नहीं है, जो समय है आप उसको सदुपयोग करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है? ऐसा कौन सा माहौल बच्चों के सामने बनाएं कि जिससे उनको सीखने के लिए ज़्यादा प्रयास न करना पड़े, आसानी से चीज़ें समझ सकें? तो देखिए, जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, क्या वहाँ पर बच्चे आसानी से सीख सकते हैं? या फिर जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ केवल पुस्तकों द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, या फिर सिर्फ विद्यालयों में? यहाँ पर देखिए सिर्फ शब्द है कि सिर्फ विद्यालय में ही भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बच्चे जो है किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की जहाँ पर स्वतंत्रता होती है, किसी भी प्रकार से, वहाँ पर आसानी से बच्चे सीख सकते हैं, उनको ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, प्रारंभ होगा। प्रारंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब आरंभ में, वो किस सिद्धांत के अनुसार वो भाषा को सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर, या फिर अनुकरण के सिद्धांत पे? सबसे पहले की बात की है, जब बच्चा भाषा को सीखना स्टार्ट करता है तो किस सिद्धांत के अनुसार भाषा को सीखता है? तो सबसे पहले तो अगर वो भाषा सीखना स्टार्ट करता है तो अपने माता पिता का अनुकरण करता है, क्योंकि भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, अनुकरणीय है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, उसको अर्जित करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करके भाषा को सीखता है। जैसे उसके मम्मी पापा बात करेंगे, जैसे वो देखेगा सुनेगा, वैसे वो बोलेगा। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखिएगा आप। शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनमें से एक खेल करवाती है। क्या सिखाने के लिए? पर्यायवाची सिखाने के लिए वो बच्चों को समूह में बांटती है और एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? सिंपल सी बात है, अगर वो खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ा रही है तो खेल विधि के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, खेल विधि के अंतर्गत आएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, हम बच्चों को पाठचर्या सहगामी क्रियाएं कराते हैं, जैसे गीत, संवाद हो गया, अंताक्षरी हो गया, भाषण हो गया, वाद विवाद हो गया आदि। किसमें सहायक है? अगर हम बच्चों को ये सारी चीजें कराते हैं तो किस लिए कराते हैं? इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो भाषा और साहित्य को समझने के लिए, अधिक अंक प्राप्त करने, अगर ग्रेड की बात की जाए कि ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अधिक अंक, जहां भी अधिक अंक आए तुरंत आप उसको गलत काट दीजिए। समय और श्रम को बचत करने के लिए कि अगर बच्चों को अंताक्षरी में बिजी कर दीजिए तो उससे आप समय बचेगा, बिल्कुल नहीं, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षक के कार्यभार को कम करने के लिए, गलत, ए ऑप्शन लॉक होगा। अगर हम बच्चों को गीत, वाद विवाद, अंताक्षरी, भाषण, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी चीज में अगर उसको शामिल करते हैं भाषण वगैरह में, तो बच्चों को भाषा और साहित्य को समझने के लिए आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जो साथी हम पहले से क्लास से जुड़े हैं उनको पता है अच्छी तरह, और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो लोग आप क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखेगा। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? सीखने सिखाने की बात की जा रही है। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक आप महत्व देंगे? व्याकरण की पुस्तक को देंगे क्या, पोस्टर को देंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक को देंगे? साहित्यिक सामग्री की बात की जाए जब 8वीं कक्षा की, तो इससे पॉजिटिव आंसर कोई नहीं है, साहित्यिक सामग्री। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 6 को देखिएगा आप। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डॉट डॉट में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर, शैलियों का मतलब तरीकों पर, कि किसी एक कहानी को आप अलग अलग तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो जब कहानियों के विभिन्न तरीकों पर की गई चर्चा बच्चों को किस में मदद करती है?
कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में, व्याकरण समझने में, भी कहानियां रचने में, रचने का मतलब लिखने में। याद करना निगेटिव है, कमियां बताना अगर हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहानियों की कमियां बताने के लिए या फिर व्याकरण को समझने के लिए, कहानियां रचने के लिए। अगर बच्चों को कहानी के विभिन्न तरीके बताए जा रहे हैं, उस पर चर्चा की जा रही है, तो मदद करती है कहानियों को लिखने में, क्योंकि बच्चों को हर तरीके पता चल जाएगा बिल्कुल कहानियां रचने में। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। जब भी परिवेश की बात की जाए, आपका आंसर सबसे सटीक और 100% सही, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। अगर एक भाषा को आप पढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो चीज़ पढ़ाए वो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सरल भाषा से युक्त हों, चाहे सरल भाषा है या कठिन भाषा है, इसका कोई मतलब नहीं है। अत्यंत छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, नियम हमेशा रटने पर बल देते हैं और केवल आपका नेगेटिव पॉइंट है ये है, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चे जो है व्याकरण विषय में ज्यादा रुचि, भाई क्या याद करें वो, रस छंद अलंकार क्या पढ़ें, है ना, तो वो रुचि नहीं लेते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? व्याकरण विषय का कठिन होगा, क्या व्याकरण ग्रामर कठिन है, छात्रों द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न मानना, कि बच्चे जो है व्याकरण को महत्वपूर्ण ही नहीं मानते हैं, विद्यालयों में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना। क्या होना चाहिए यहाँ पर? प्रश्न नंबर 8 क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, बच्चे अगर रुचि नहीं लेते व्याकरण में तो इसके पीछे का कारण है कि जो विद्यालय में व्याकरण की पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो व्याकरण की पुस्तक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, भाषा एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है, समस्यात्मक वस्तु है, तार्किक व्यवस्था है, या फिर नियमबद्ध व्यवस्था है? तो भाषा एक, सबसे पहले तो बात की जाए तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, व्यवस्था है। तीसरी बात, भाषा अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। और चौथी चीज यहाँ पर कि भाषा परिवर्तनशील है। यहाँ पर अगर एक भी फैक्ट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो इसका मतलब सही है, क्योंकि भाषा अर्जित संपत्ति है। हम जन्म लेते हैं, जब से हम भाषा को अर्जित करना स्टार्ट कर देते हैं। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, सारी चीज़ हम नियम से पढ़ते हैं। भाषा अनुकरणीय है, भाषा का हम अनुकरण करते हैं। और भाषा परिवर्तनशील है, हमेशा हर कंडीशन के अनुसार हमारी भाषा बदलते रहती है। किसी के सामने अगर हम क्रोधित हो गए तो वहाँ पर भाषा बदल गई, अगर हम खुशी हैं तो हमारी भाषा छलक रही है उससे हमारे शब्द, ठीक है। तो भाषा परिवर्तनशील है, अगर ये चीजें आपको दिख रही है भाषा के अंतर्गत, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? डी ऑप्शन की नियमबद्ध व्यवस्था। क्लियर? प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने की प्रक्रिया को बनाती है। अगर हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं, डिजिटल बोर्ड का करते हैं या फिर प्रोजेक्टर का करते हैं, चित्र का करते हैं, पोस्टर का करते हैं, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को क्या सरल बनाती है, रोचक बनाती है, समावेशी बनाती है, जटिल बनाती है? तो जटिल और सरल तो आपका गया, समावेशी से कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा कि रोचक बनाती है। ठीक है, अगर बच्चों के, छोटे बच्चों के पुस्तक में चित्र वगैरह दिए होते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो जो चीज़ उन्हें अमूर्त संकल्पनाओं को जानने के लिए और रोचक के लिए ये चीज़ें। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डॉट डॉट और डॉट डॉट के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है। आप 1 से 5 के बच्चों को, यानी कि छोटे बच्चों को, जब शुरुआत में आप एडमिशन के लिए जाइए और उनको एक पेन कॉपी दीजिए या फिर घर पे दे दीजिए तो आड़ी टेढ़ी रेखा बनाते हैं,
आड़ी टेढ़ी जब रेखा बनाते हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में जो है रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब 1 से 5 की बात है तो लिपि ज्ञान, वर्तनी ज्ञान इतना उनको नहीं आ सकता, शब्द ज्ञान का भी इतना नहीं बोध होगा। वर्तनी ज्ञान, वाक्य लेखन, अगर ये यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि रेखांकन और चित्रांकन, वह चित्र आड़ी टेढ़ी रेखा खींच सकते हैं, थोड़ा मोटा सा चित्र बना सकते हैं, ये चीज़ों कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, अगर आप प्राथमिक स्तर पर किसी भी गतिविधि या किसी भी खेल में बच्चों को अनुदेशन दे रहे हैं तो किस भाषा में? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, विद्यालय की भाषा या राजभाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। तो सबसे जो पॉजिटिव होगा ये ऑप्शन, कि अगर आप अनुदेशन दे रहे हैं तो बच्चों की घर की भाषा या फिर मातृभाषा में देंगे तो बच्चे क्लियर समझ पाएंगे, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह ग्रस्त है। भाई किस विकार से ग्रस्त है? अगर वो पढ़ते समय अटकती है तो इसका मतलब क्या है? डिसलेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया। अगर बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। डिसग्राफिया लिखने मतलब लेखन में विकार जो हो। और डिसकैलकुलिया आपका होता है कि जो गणित विकार हो, गणित में चीजें न समझ है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सीटेड हर बार प्रश्न ऐसे ही पूछता है, बस ऑप्शन में क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, प्रश्न कहीं से बन के नहीं आता है, आपके सिलेबस से ही सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है या फिर ऑप्शन इधर उधर करके बच्चों को भ्रमित किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 को देखिएगा। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सुनी और पढ़ी, यानी कि सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कहानी को शब्दशः दोहराएंगे, यानी सुने, बच्चे जो सुनते हैं कहानी को, और पढ़ी कहानी के आधार पर अगर बच्चों के साथ आप कुछ भी उनको गतिविधि देते हैं तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कि कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी के पात्रों के नाम बताना, कहानी का शीर्षक बताना, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एक बार आप बच्चों को कोई कहानी आप पढ़ा दीजिए या फिर सुना दीजिए, उसके बाद उनसे आप पूछे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो देखो, दोहराना, बच्चे अगर कहानी को दोहरा रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी के पात्र बता रहे हैं ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहानी का शीर्षक बताना ये भी इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, देखो कहानी को आपने पढ़ा दिया, अगर बच्चे दोहराते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पात्र आपने बताया है उसको बताते हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है, शीर्षक का नाम आपने बताया अगर बताते हैं तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहानी पर प्रश्न का निर्माण करना, आपने प्रश्न तो नहीं बताया, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्लियर? प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा कि शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आता है? अगर अध्यापक जो है, शिक्षक जो है श्यामपट्ट पे कुछ लिख रहा है ना, कुछ का मतलब कुछ भी वो लिख रहा है, तो वो जो है शिक्षण आयाम के किस के मतलब शिक्षण आयाम के अंतर्गत आता है? उपयोग के अंतर्गत, तुलना के अंतर्गत, प्रस्तुतिकरण के तैयारी के। अगर लेखक जो है, अगर एक लेखक ही लिख देते हैं, मान लीजिए लेखक श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पर एक शिक्षक लेखक लिखा, तो लेखक ये जो लिखा है ये किसके अंतर्गत है? उपयोग, तुलना, प्रस्तुतिकरण, तैयारी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रस्तुति तो कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 16, सॉरी, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निगेटिव आपको चाहिए, निगेटिव के साथ निगेटिव। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, नियमों का रटकर नियम रटना गलत है, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, नियम हमेशा गलत है, और वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है बी ऑप्शन, की वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17,
कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण, अगर कोई डॉक्टर के पास आप जाइए, आपको फीवर है तो डॉक्टर क्या करेगा, बुखार का दवा देगा, है ना। जब बुखार का दवा देगा तो अगर आप उससे सही नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो, यहाँ शिक्षक और स्टूडेंट के बारे बीच की बातें हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो। भाई दवा जब तक आप लेने जाएंगे, जब तक आप उस बीमारी आपको छोड़ नहीं देती है ना। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, जब तक छात्र रुचि लें। भाई उपचारात्मक की बात हो रही है यहाँ पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। अध्यापक को कक्षा में सदैव डॉट डॉट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में सदैव किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मातृभाषा, मानक भाषा, किसी भी भाषा, अब भाषा। भाई किसी भी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मातृभाषा, क्योंकि 1 से 5 की बात हो रही है और 1 से 5 में बच्चा छोटा है, तो मातृभाषा में आप बच्चों को पढ़ाइए। प्रश्न नंबर 19 की भाषा, यहाँ पर भाषा होना चाहिए। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, बताइए। भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आप दिन में सबसे ज्यादा क्या करते हैं, लिखते हैं, संकेत करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आप दिन में, आप पूरा दिन देख लीजिए, अपने बारे सोचिए कि हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं। सबसे ज्यादा अगर आप करते होंगे तो सुनते हैं, बोलते नहीं है, सुनते हैं, ठीक है। जब सुनते हैं आप, वो चाहे मोबाइल देखते होंगे तब भी सुनते, क्या मोबाइल के साथ साथ क्या आप भी बोलते नहीं बोलते। अगर आप फोन से बात भी करते होंगे तो दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनते होंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर आप कोई काम करते हैं तो सुनने का काम करते हैं, और सुनना हमेशा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे अगर आप कविता को पढ़ा रहे हैं बच्चों के सामने, तो ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो। क्या लॉक होगा यहाँ पर, ए लॉक होगा जिनका एक ही उत्तर हो, या फिर डी लॉक होगा जिनके उत्तर विभिन्न हो। अगर कोई समस्या है, अगर कोई समस्या है, अगर इसके समस्या के बहुत सारे समाधान मिल जाएं कितनी अच्छी बात है ना। तो इसलिए कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कि जिनके उत्तर विभिन्न हो, तभी बच्चे भिन्न भिन्न अलग अलग उत्तर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, आपके सामने मिलेंगे। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास। और अभी से आप लोग तैयारी को शुरू कर दिए, क्योंकि सीटेट एक पात्रता परीक्षा है जो आपके हर एग्जाम में काम करेगा। इसको क्लियर करना सबसे ज़्यादा जरूरी है।